वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। ये एडमंड स्पेंसर की एक एपिक पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी बुक 1 को। तो इस लेक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम देखेंगे राइटर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, और उसके बाद हम देखेंगे कि एक एपिक पोएम क्या होती है, व्हाट इज़ एन एपिक पोएम। फिर उसके बाद हम मेजर कैरेक्टर्स जो हैं बुक 1 के वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बुक 1 की समरी और एनालिसिस होगा, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम जो मेजर थीम्स हैं इस बुक 1 के उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो कि एलिजाबेथन एरा के एक प्रोमिनेंट पोइट हैं, और ये 1552 में पैदा हुए थे लंदन में। ये एक नॉन ड्रामेटिक पोइट हैं, लाइक इन्होंने ज़्यादातर जो पोइट्री लिखी है वो नॉन ड्रामेटिक पोइट्री लिखी है, और इनको पोइट ऑफ शिवेलरी या मिडीवल एलिगरी भी कहा जाता है। यानी इनका जो ज़्यादातर काम है पोइट्री में वो एलिगोरिकल है। एलिगरी किसे बोलते हैं? एलिगरी बेसिकली होती है तमसील निगारी। लाइक मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बड़ी मशहूर व मारूफ एलिगरी है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म। अब अगर एनिमल फॉर्म की बात की जाए तो उसमें डिस्कस क्या हो रहा है, एक फॉर्म के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमें पता चलता है या बैक एंड हमें पता चलता है कि ये एनिमल्स डिस्कस नहीं हो रहे हैं बल्कि ये ह्यूमंस ही डिस्कस हो रहे हैं, और एट द बैकड्रॉप जो स्टोरी चल रही है वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रही है। तो एनिमल फॉर्म को डिस्कस करते हुए उन्होंने पूरे के पूरे रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से जो लिटरेचर लिखा जाता है, लाइक जिसमें बात कुछ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स और एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग पे हो रही हो, लेकिन डीप डाउन उसका मीनिंग कुछ रियल लाइफ या रियल लाइफ इवेंट से या रिलीजियस इवेंट से लिया जा रहा हो या पॉलिटिकल लाइफ से, तो इस तरह का जो लिटरेचर होता है उसको एलिगोरिकल लिटरेचर कहते हैं। तो इनका एडमंड स्पेंसर का जो ज़्यादातर लिटरेचर है या ज़्यादातर इनकी जो पोइट्री है वो एलिगोरिकल है, और ये जो अभी हम पोएम इनकी एपिक पोएम डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है। द फेरी क्वीन जो है ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक एलिगोरी है। तो बाकी देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में एडमंड स्पेंसर के कि ये एक सपोर्टर थे प्रोटेस्टेंट कॉज के, और यानी कि ये प्रोटेस्टेंटिज्म जो थी इंग्लैंड में उसके सपोर्टर थे बहुत बड़े, और साथ में जाहिर बात है क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी जो कि प्रोटेस्टेंट कॉज की प्रोटेक्टर थी इंग्लैंड में, उसके भी ये एक बहुत बड़े एडमायरर थे। और मज़े की बात है ये जो द फेरी क्वीन है ये पूरी की पूरी जो पोएम है ये डेडिकेटेड ही क्वीन एलिजाबेथ वन को ही है। इसमें जो फेरी क्वीन का टाइटल है वो क्वीन एलिजाबेथ के लिए ही यूज़ किया गया है, और आगे जाके इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एडमंड स्पेंसर की, तो इनका जो लिटरेरी स्टाइल है तो ये इंस्पायर्ड है वर्जिल और चौसर जैसे बड़े राइटर से, बड़े पोइट से। और इनकी जो अगर इनोवेशन की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में वो है इनका स्पेंसरियन स्टांजा, जो कि इनकी एक अपनी इनोवेशन है, एक अपना यूनिक स्टाइल है जिसको बाद में बहुत सारे राइटर्स ने फॉलो भी किया स्पेंसरियन स्टांजा को, जैसे फेनियस फ्लीचर और जाइल्स फ्लीचर, ये जो दो ब्रदर्स थे इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री की है स्पेंसरियन स्टांजा को यूज़ करते हुए, यानी इसी स्टाइल को। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें हम एडमंड स्पेंसर की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो द फेरी क्वीन है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एपिक पोएम है इनकी। उसके अलावा द शेफर्ड्स कैलेंडर ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी एक पोएम है। उसके अलावा एमोरेटी और एपिथैलेमियन ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। बात करें अगर इनकी डेथ की तो ये 1599 में इनकी डेथ हुई थी, और ये बरीड हैं पॉइट्स कॉर्नर में एट वेस्टमिंस्टर एबे, यानी कि चौसर की जो कब्र है उसके बिल्कुल करीब ही इनकी भी जो है ये वहाँ पे मदफून है, उनकी भी कब्र है पोइट्स कॉर्नर पे। तो ये इनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम द फेरी क्वीन। जो पोएम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको ये पोएम समझने में इंतहाई आसानी हो जाएगी, ये क्योंकि ये असल में इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये डेडिकेटेड है क्वीन एलिजाबेथ को। तो इसमें जो टाइटल है द फेरी क्वीन ये असल में क्वीन एलिजाबेथ के लिए ही यूज़ हुआ है। उनको ग्लोरियाना के करैक्टर से भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेडिकेटेड क्वीन एलिजाबेथ को है पोएम, लेकिन साथ में ये असल में क्या है, दिस पोएम स्पोर्ट्स प्रोटेस्टेंटिज्म अगेंस्ट कैथोलिसिज्म। अब ये पॉइंट आपने समझना है और आपको पूरी की पूरी पोएम का जो बैकग्राउंड है और इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो समझ आ जाएगा। असल में हुआ ये था कि जैसे हम एंटर होते हैं 16th सेंचुरी में,
तो हमें नज़र आता है कि जो रिलीजन है उसके बहुत उसके उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुकी हुई है। लाइक उस टाइम जो इंग्लैंड में रिलीजन था वो क्रिश्चियनिज़म तो था, लेकिन उसकी जो ब्रांच थी वही मेजर ब्रांच जो रोमन कैथोलिसिज्म थी वही एग्जिस्ट करता था। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका हुआ था, और उनकी उस करप्ट जो एलिमेंट्स थे उसके ख़िलाफ़ इंग्लैंड में आवाज़ें उभर रही थी। और उन शुरू वाली आवाज़ों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे जो प्रोमिनेंट आवाज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट बंदा जो है वो है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो हैं और उसके दौर के जो बाकी लोग हैं जो कि उस टाइम रोमन कैथोलिक चर्च पे क्रिटिक कर रहे थे, उनको रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। लाइक वो रिफॉर्म्स चाह रहे थे रोमन कैथोलिक चर्च में। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी रोमन कैथोलिक चर्च में जिनको वो रिमूव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे रोमन कैथोलिक चर्च में। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनमें सेल ऑफ इंडल्जेंसेज आ जाता है एक, कि उसमें रोमन कैथोलिक चर्च में एक चीज़ थी कि आप पैसे दे के अपने जो गुनाह हैं उनको माफ़ करवा सकते हैं। उसको कहते थे सेल ऑफ इंडल्जेंसेज। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था रिफॉर्मिस्ट की तरफ से, रिफॉर्मिस्ट की जो मूवमेंट थी उनकी तरफ से, कि ये क्या हुई, अब ये क्या बात हुई कि जो अमीर लोग हैं वो तो फिर अपने गुनाहों के पैसे दे के माफ़ करवाते रहेंगे, और ये जो उन्होंने कहा ये जो चीज़ है इसको निकाला जाए रिलीजन से। उसके अलावा क्लैरिकल एब्यूजेस थी, स्क्रिप्चर जो था वो लैटिन में था, लाइक बाइबल जो थी वो लैटिन में थी। तो रिफॉर्मिस्ट चाह रहे थे कि इसको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके जो आम पब्लिक है उसकी पहुंच तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको भी समझ आए कि असल में स्क्रिप्चर में लिखा क्या हुआ है। तो वो भी नहीं होने दे रहा था रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर रिफॉर्मिस्ट जो थे और रोमन कैथोलिक चर्च जो था इनके दरमियान आपस में एक टसल चल रही थी, एक तजाद चल रहा था। तो मार्टिन लूथर जो थे ये कौन थे, ये एक जर्मन मंक थे और एक थियोलॉजी प्रोफेसर थे। तो इन्होंने सबसे पहले एक बड़ा काम किया, इन्होंने 95 थीसेस अपने मशहूर मारूफ लिखे और उनको विटनबोरो जो चर्च है उसके दरवाजे पे नेल्ड कर दिया, लाइक उसको वहाँ पे टांग दिया कि ये हमारी डिमांड्स हैं। तो उसमें ये 1517 का वाक़या है, 1517 का। तो ये आप कह सकते हैं एक मेजर ब्रेक थ्रू है। तो उसके बाद उसमें असल में 95 थीसिस में था क्या, उसमें इनका जो मेन मैसेज था मार्टिन लूथर का वो ये था कि साल्वेशन जो है वो सिर्फ सॉल्वेशन कम्स बाय फेथ अलोन, कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका ईमान है ना, जो आपका फेथ है उसी से आपको सॉल्वेशन मिल जाएगी, लाइक आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो आपको बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बाइबल है वही फाइनल अथॉरिटी है, और इसमें ये जो चर्च की हायरार्की है, लाइक आर्च बिशप और उसके बाद प्रीस्ट, और इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है बाइबल की, और बाइबल इज़ इनफ। और इस तरह की उनकी कुछ यानी कि रिफॉर्म्स थी, कुछ डिमांड्स थी। तो ये जो मार्टिन लूथर थे इनको एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया गया था पोप की तरफ से। पोप ने कहा था कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, इसको हम अपने रिलीजन से निकालते हैं। यानी कि ये एक क्रिश्चियन रिलीजन की चीज़ है कि एक्सकम्युनिकेटेड कर दिए जाते हैं लोग, वो जो उनके रिलीजन को नहीं मान रहे होते, लाइक उनको रिलीजन से निकाल दिया जाता है। तो ये मार्टिन लूथर को भी निकाल दिया गया था। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक स्टार्ट बताया कि इस तरह का स्टार्ट था। अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस लेक्चर पे। हम सिर्फ आपको ये बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, मार्टिन लूथर से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये जो लोग थे, अब प्रोटेस्टेंटिज्म जो वर्ड है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये इनको प्रोटेस्टेंट्स क्यों कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट असल में वर्ड निकला है प्रोटेस्ट से, लाइक ये एहतजाज करते थे, प्रोटेस्ट करते थे किस चीज़ के खिलाफ, रोमन कैथोलिक चर्च की जो वो करप्ट किस्म की जो चीज़ें थी उनके खिलाफ। इसलिए इनको वर्ड दिया गया, इनके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया इन रिफॉर्मिस्ट के खिलाफ वो था प्रोटेस्टेंट्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ। तो इस तरह से फिर आगे इनकी जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी उसका नाम बन गया प्रोटेस्टेंटिज्म, यानी कि ये प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट्स और फिर प्रोटेस्टेंटिज्म। तो ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसके अंडर बहुत सी चीज़ें फिर आ जाती हैं, लूथरिज्म और कैल्विनिज्म और एंग्लिकनिज्म, यानी कि इंग्लिश जो लोग थे उनका अपना एक चर्च आ गया था एंग्लिकनिज्म, और यानी कि एंग्लिक जो चर्च था। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बैप्टिस्ट, एनाबैप्टिस्ट। तो ये सारी ब्रांचेज हैं प्रोटेस्टेंटिज्म की। तो बेसिक जो टेनेट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिक जो बात वो ये है कि ये प्रोटेस्टेंटिज्म वो चीज़ थी जो कि कैथोलिसिज्म से हट के थी। ये लाइक इन्होंने रिफॉर्म्स की और एक नई, एक तरह से आप कह सकते हैं एक नया फ़िरका
एक नई ब्रांच, मेजर ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था प्रोटेस्टेंटिज्म। और उस प्रोटेस्टेंटिज्म की अम्ब्रेला के अंडर बहुत सी और सब ब्रांचेज आती थी, जैसे कैल्विनिज्म है, जैसे प्रेस्बाइटेरियंस हैं, जैसे बैप्टिस्ट, एना बैप्टिस्ट, लूथरिज्म, कैल्विनिज्म। तो ये सारी की सारी जो सब ब्रांचेस थी वो प्रोटेस्टेंटिज्म की थी। तो प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको कैथोलिसिज्म कहते हैं। अब प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म में फ़र्क ये है कि वो जो कैथोलिसिज्म है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता था रोमन कैथोलिक चर्च को, और उसके जितने भी रूल्स थे वही यानी कि वो जो हायरार्की है, यानी पॉप और बिशप्स, आर्क बिशप्स और प्रीस्ट्स और वो वाले सारी चीज़ें, यानी जो पहले जो मज़हब चल रहा था वही का वही। ऑर्थोडॉक्स जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको कैथोलिसिज्म कहते हैं, और जो नया रिफॉर्म्ड चर्च इंट्रोड्यूस हुआ था वो था प्रोटेस्टेंटिज्म के अंडर, और उसमें आगे सम ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि असल में टसल क्या था, तो ये रिफॉर्म्स थी बेसिकली। तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो रिफॉर्म्ड वर्जन है क्रिश्चियन रिलीजन का, या आप कह सकते हैं एक नया फ़िरका है जिसके अंडर सब फ़िरके आगे अंडर फिर उसके नीचे आगे सब ब्रांचेस है बहुत ज़्यादा। तो ये है इनकी मेन टसल। असल में हो क्या रहा था, तो ये सारी जो मेन टसल थी वो हुई क्वीन एलिजाबेथ के दौर में। तो इंग्लैंड में जो प्रोमिनेंट हुए प्रोटेस्टेंट्स वो क्वीन एलिजाबेथ के अंडर हुए थे। क्वीन एलिजाबेथ ने पूरी की पूरी स्ट्रगल करके ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म था इसको इंग्लिश लोगों का स्टेट रिलीजन बना दिया, और उनका अपना जो चर्च था एंग्लिकन चर्च उसको फॉलो करने लगे, ना कि रोमन कैथोलिक चर्च को। तो इसलिए ये जो हमारे राइटर हैं एडमंड स्पेंसर, ये क्वीन एलिजाबेथ के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और उनका जो कॉज थी क्वीन एलिजाबेथ की प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट करने की, उसके तो ये बहुत ही बड़े दिलदादा थे, उसके बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। और ये पूरी की पूरी जो हमारी पोएम है ये क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेटेड ही इसलिए है कि क्वीन एलिजाबेथ की जो स्ट्रगल है कैथोलिसिज्म के ख़िलाफ़ उसको उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसकी उसकी यानी कि उसको जस्टिफाई किया गया है, और उसकी यहाँ पे तारीफ़ की गई है इस पूरी की पूरी एपिक में। तो ये पूरी की पूरी जो एपिक है ये क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेटेड है। तो ये एक पूरे का पूरा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसका एक कॉन्टेक्स्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। अब आपको पोइम को अंडरस्टैंड करना आसान हो गया होगा। तो बाकी अगर इसकी बात करें तो पोएम जो है ये बेसिकली एक पोएटिक विजन है सर एडमंड स्पेंसर का। वो चाहते थे कि जो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड है वो कैसा हो, उसमें विर्चुअस लोग हों, पावरफुल हो, वो डिवाइनली फेवर्ड किंगडम हो, लाइक उसमें रिलीजन की स्ट्रॉन्ग एक बेस हो। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो पोएम है इसमें इस तरह के जो थीम्स हैं लाइक विर्चुअस, पावरफुल, डिवाइनली फेवर्ड किंगडम के सपोर्ट में जो थीम्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो ये इसका पूरे का पूरा जो पोएम थी उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक एपिक जो पोएम है, ये बेसिकली जो द फेरी क्वीन है ये एक एपिक पोएम है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एक एपिक पोएम जो है वो होती क्या है। तो एपिक पोएम की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि एन एपिक पोएम इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोइक फिगर एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स ऑफन इन्वॉल्विंग गॉड्स, बैटल्स एंड द फेट ऑफ अ नेशन और पीपल। तो एपिक पोएम एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, और इसकी जो ज़्यादातर ये जो एक हीरोइक फिगर होता है, एक हीरो होता है जिसकी एक लॉन्ग जर्नी होती है, एक बड़ी पावरफुल किस्म की, जिसमें बहुत ज़्यादा मसले और प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको वो सॉल्व करता हुआ फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। और इसमें बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे गॉड्स, और इसके अलावा बैटल्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और एक एट द एंड जो इसका मीन या इसकी जो ब्रॉडर जो थीम होता है वो पूरी की पूरी किसी नेशन या एक कॉम की डेस्टिनी को या तो सेव करता है या फिर उसको डिफेंड करता है। तो इस तरह का एक जो इस तरह की लाइंस पे लिखी गई जो पोइम होती है उसको एपिक पोइम कहते हैं। अब जो एपिक पोइम है उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि उसमें होना ज़रूरी है, या जो एक एपिक पोइम होती है उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। तो वो ये अगर इस एक पोइम में ये एलिमेंट्स हों तो उसको एक एपिक पोइम बना देते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक हीरो एक प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी कि एक नोबेलिटी से बिलोंग करता हुआ एक हीरो होता है हमारे पास जो कि अपर क्लास नोबेलिटी से होता है, और वो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है इस एक एपिक पोइम में। दूसरा हमारे पास वास्ट सेटिंग होती है, यानी कि खुली सेटिंग होती है। इसमें कोई इनसाइड अ रूम या इनसाइड अ हाउस या इनसाइड आप कह सकते हैं किसी एक महल या बंगले के अंदर ये नहीं हो रही होती पोएम, बल्कि इसकी जो सेटिंग होती है ये एक लार्ज एरिया में होती है, एक जियोग्राफिकल लार्ज एरिया इन्वॉल्व होता है इसमें, लाइक एक पूरी कंट्री या एक पूरी स्टेट या एक पूरा रीजन इन्वॉल्व होता है इसमें। उसके अलावा इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं।
सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कौन कौन से, लाइक इसमें गॉड्स, मॉन्स्टर्स, इसमें गॉडेसेस और ये सारी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा एपिक जर्नी होती है। एपिक जर्नी मैंने आपको पहले बता दी है कि एक बड़ी ही चैलेंजिंग जर्नी होती है हमारे हीरो की, यानी कि वो शुरू से स्टार्ट करता है और एट द एंड उसने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, और उस जर्नी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बैटल्स और बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़े यानी कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करते हुए वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो ये एक किस्म की एपिक जर्नी होती है हीरो की। उसके अलावा इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एक एलिवेटेड लैंग्वेज होती है, लाइक एक फॉर्मल पोइटिक लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल की एक्सटेंडेड किस्म की सिमिलीज यूज़ होती हैं, और मेटाफर्स और इस तरह की जो हाईली फ्लैम्बॉयंट लैंग्वेज है वो यूज़ होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी एक और इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है एक एपिक पोइम का, वो ये है कि इसमें इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ होती है, लाइक म्यूज़ को इन्वोकेट करता है। लाइक जब पोइम एपिक पोइम स्टार्ट होती है तो शुरू में जो पोइम का राइटर होता है, पोइट होता है, जो वो म्यूज़ जो है उसको इन्वोकेट करता है। म्यूज़ को इन्वोकेट करने का क्या मतलब है? म्यूज़ बेसिकली एक गॉडेस है, गॉडेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो पोइट बेसिकली म्यूज़ जो है, जो गॉडेस है यानी कि जो देवती है, उससे मदद मांगता है कि मुझे मदद करो इस पूरी की पूरी पोइम को लिखने में, इसको कंप्लीट करने में और इसको एक ग्रेट पोइम बनाने में। तो ये जो म्यूज़ की मदद मांगना ये भी एक एलिमेंट है एक एपिक पोइम का, कि एक एपिक पोइम के शुरू में पोइट हमेशा एक म्यूज़ से मदद मांगता है इस पोइम को ग्रेट बनाने के लिए। तो म्यूज़ बेसिकली गॉड ज़्यूस जो है उसकी डॉटर है, और इसके ज़िम्मे क्या है, इसके ज़िम्मे या इसकी जो कंट्रोल में चीज़ें आती है वो आर्ट एंड लिटरेचर और साइंस है। तो इसलिए आर्ट एंड लिटरेचर की चीज़ है पोइम, तो इसलिए एपिक पोइम को लिखते हुए म्यूज़ से मदद मांगना एक एलिमेंट है एक एपिक पोइम का। तो एट द एंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इन मीडियाज़ रेस। इन मीडियाज़ रेस का क्या मतलब है? इन मीडियाज़ रेस का मतलब है कि ये जो एपिक पोइम होती है वो ज़्यादातर नहीं बल्कि हमेशा ही इन द मिडल ऑफ थिंग्स स्टार्ट होती है। लाइक हमें पता चलता है कि स्टोरी स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर जो फ्लैशबैक्स और इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करके हमें स्टोरी का स्टार्ट और स्टोरी की बाकी चीज़ों का पता चलता है। ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट कर देते हैं स्टोरी को। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक एपिक पोइम में होने चाहिए, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये द फेरी क्वीन में भी मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो द फेरी क्वीन है ये एक ग्रेट एपिक पोइम है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अपने जो मेजर कैरेक्टर्स हैं बुक 1 के। तो ये बेसिकली ये जो द फेरी क्वीन है इसकी 6 to 7 बुक्स हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर में बुक 1 को डिस्कस करना है, और इसलिए बुक 1 के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लोरियाना, जिसको द फेरी क्वीन भी कहा जाता है। ये हमारा मेजर कैरेक्टर है इस पूरी की पूरी 7 बुक्स का ही। तो ये पोइम को उसका टाइटल यानी कि उसका जो टाइटल है पोइम का वो इसी ग्लोरियाना द फेरी क्वीन के नाम पे है, और ये स्टोरी में कहीं पे भी अपीयर नहीं होती, लेकिन ये पूरी की पूरी जो स्टोरी यानी कि पूरी 6 to 7 जो बुक्स हैं, पूरी की पूरी जो पोइम है वो ग्लोरियाना या द फेरी क्वीन के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए ये हमारा एक मेजर कैरेक्टर होगी। उसके अलावा हमारा नरेटर है जो कि हमें स्टोरी बताता है, रीडर को स्टोरी बताता है पूरी की पूरी, और बाज़ एक्शंस जो हैं स्टोरी के, बाज़ जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं कमेंट्स करता भी हुआ नरेटर हमें नज़र आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे। अब हम स्टोरी जो हमारी बुक 1 की स्टोरी है उसके कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर बुक का एक अलग ही प्रोटैगनिस्ट है। तो हमारी जो बुक 1 है उसका प्रोटैगनिस्ट है रेड क्रॉस नाइट। अब ये रेड क्रॉस नाइट का पहली बात समझ लें कि नाइट किसे कहते हैं। नाइट एक तरह का सरदार या सूरमा होता है, लाइक एक नोबिलिटी से एक ऐसा बंदा जो कि एक आर्मी का छोटा सा पोर्शन जो है उसको लीड करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं लड़ाकू लीडर, तो उसको नाइट कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो रेड क्रॉस नाइट यानी कि एक ऐसा नाइट, एक ऐसा सरदार या सूरमा या एक लड़ाकू जंगजू जिसके पास रेड क्रॉस है। लाइक रेड क्रॉस एक वो प्लस का जो साइन होता है जो क्रिश्चियंस के पास होती है रेड क्रॉस, वो। तो ये जो हमारा रेड क्रॉस नाइट है ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है बुक 1 का। उसके अलावा हमारे पास उना है, नेक्स्ट जो करेक्टर है। उना कौन है? ये एक ब्यूटीफुल नोबल लेडी है, और ये रेड क्रॉस नाइट का लव अफेयर है, यानी कि एट द एंड जो है इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो रेड क्रॉस नाइट की जर्नी है ये उना के पेरेंट्स को बचाने के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है? उना विर्चू, ट्रुथ का जो विर्चू है और ट्रू चर्च का जो विर्चू है उसको रिप्रेजेंट करती है। लाइक उना जो है वो ट्रुथ और ट्रू चर्च को रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसमें आ जाता है आर्चिमेगो। आर्चिमेगो कौन है? ये एक डिसेप्टिव बंदा है जो कि जादूगर है, एक ठग जादूगर,
और ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, हिपोक्रेसी को, मुनाफकत को और फॉल्स रिलीजन को और गलत रिलीजन को। तो यहाँ पे अगर फॉल्स रिलीजन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोलिसिज्म को, क्योंकि एडमंड स्पेंसर के नज़दीक ट्रू रिलीजन या सही रिलीजन जो था वो प्रोटेस्टेंटिज्म था, ना कि कैथोलिसिज्म। कैथोलिसिज्म को वो फॉल्स रिलीजन कहता था, इसलिए आर्चिमेगो जो है वो कैथोलिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा ड्यूसा है हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर। ये भी एक सोरेसरस है, यानी कि जादूगरनी है ये, और ये रिप्रेजेंट करती है फॉल्सहुड को। और ये भी रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसको रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि उसके साथ ही लिंक की गई है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो 3 करेक्टर्स हैं, सेंस फॉय, सेंस जॉय एंड सेंस लॉय। ये तीनों के तीनों जो हैं ये अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन पैगन है, लाइक ये सैरेसन है। पैगन से मुराद यहाँ पे ये मुस्लिम इजिप्शियन हैं, जिहादी हैं, जो कि हमेशा से क्रूसेड के ख़िलाफ़ रहे हैं, लाइक उन्होंने हमेशा से क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ जंगें की हैं, जिहाद किया है। तो ये 3 करेक्टर जो हैं, सेंस फॉय, सेंस जॉय एंड सेंस लॉय, ये पैगन है, बेसिकली काफिर हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन। ये मुस्लिम है, यानी कि अदर रिलीजन से है। तो ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करते हैं, इनके नामों का मतलब बेसिकली है विदाउट फेथ, विदाउट जॉय एंड विदाउट लॉ। तो ये जो है ये भी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हमारा जो रेड क्रॉस नाइट है उसके साथ ये जंग करते हैं, बैटल इनकी भी होती है। उसके अलावा हमारे जो करेक्टर्स हैं उसमें आते हैं फ्रोडिबियो और फ्रालिसा, ये 2 हैं, ये नाइट्स हैं। फ्रोडोबियो जो है ये एक नाइट है और इसकी जो लेडी है वो फ्रालिसा है। तो इन दोनों को जो ड्यूसा है जादूगरनी, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है ट्रीज़ में, यानी कि इनको दरख्त बना देती है, इनके बुत दरख्त की फॉर्म में बुत बना देती है। तो ये भी हमारे करेक्टर्स हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करेक्टर उसमें आता है द ड्रैगन। तो ये मेन जो हमारा करेक्टर है जिसको रेड क्रॉस नाइट फाइनल बैटल में डिफीट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सैटन को और इवल पावर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ 3 दिन की बैटल होती है हमारे रेड क्रॉस नाइट की, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी इस ड्रैगन को वो मार देता है। उसके अलावा हमारे करेक्टर्स में आता है क्वीन एंड किंग एंड क्वीन ऑफ ईडन। ये उना के पेरेंट्स हैं जिनको बचाने या जिनको डिफेंड करने के लिए रेड क्रॉस नाइट निकलता है अपनी जर्नी पे। और लास्ट पे हमारा जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो है डेस्पेयर। ये एक डार्क परसुएसिव फिगर है और ये रिप्रेजेंट करती है एक तरह की आप कह सकते हैं डार्क करेक्टर को। तो ये बेसिकली जो हमारा रेड क्रॉस नाइट है उसको कन्विंस करती है, ये कन्विंस करता है ये करेक्टर कि आप सुसाइड कमिट कर लो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो स्टोरी में अपेयर होगा। तो ये हमारे मेन जो मेजर करेक्टर्स थे बुक 1 के वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं समरी के ऊपर। समरी अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम जो फुल टाइटल बुक 1 का है वो देख लेते हैं। तो बुक 1 का फुल टाइटल है द लेजेंड ऑफ द रेड क्रॉस नाइट और हॉलीनेस। अब ये जो रेड क्रॉस नाइट हमारा जो है ये हॉलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, हॉलीनेस की जो विर्चू है उसको रिप्रेजेंट करता है। बुक 1 की अगर हम बात करें तो ये एक एलिगोरी फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एलिगरी है और ये एलिगरी बेसिकली क्रिश्चियन लाइफ की एलिगरी है। और इसमें जो करेक्टर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स हैं, लाइक ये जो मॉन्स्टर्स और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन एट द बैक एंड जो स्टोरी डिस्कस हो रही है वो क्रिश्चियन लाइफ की स्टोरी डिस्कस हो रही है, क्रिश्चियन रिलीजन को डिस्कस किया जा रहा है इस एलिगरी में। तो इसमें जो अगर हम देखें तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो बैटलिंग सिन, एनकाउंटरिंग फॉल्सहुड, फिर एक्सपीरियंसिंग डेस्पेयर, बीच में डेस्पेयर आ जाती है, फिर इवेंचुअली जो है वो हॉलीनेस जो है वो परसिवरेंस के थ्रू ट्रूथ और डिवाइन ग्रेस जो है वो उसको हासिल कर लेता है। तो ये पूरी की पूरी जो जर्नी है वो एक एलिगोरिकल जर्नी है, क्रिश्चियन लाइफ को डिस्कस करती है बुक 1 में। और बुक 1 की अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो वो ये है कि इसमें 12 कैंटोज हैं। तो हम इस बुक 1 की जो समरी है उसमें पूरे कैंटो 1 से लेके कैंटो 12 तक जो पूरी की पूरी स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था इस बुक 1 का। अब हम मेन स्टोरी के ऊपर चलते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बुक 1 की जो स्टोरी है वो शुरू होती है रेड क्रॉस नाइट से। रेड क्रॉस नाइट जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी लेडी जो है जिसका नाम उना है उसके साथ निकलता है एक जर्नी पे। और वो कहाँ निकल रहा है, वो निकल रहा है उना के जो पेरेंट्स हैं उसके कैसल पे, उनके कैसल पे उसने पहुंचना है। कैसल कहते हैं महल को। तो उनका महल जो है वो ईडन में है। तो उना के पेरेंट्स का महल जो कि ईडन में है वहाँ पे इसने पहुंचना है फाइनली। और वहाँ पे जाके उनको
बचाना है एक ड्रैगन से। एक ड्रैगन जो कि उनको डरा रहा है वहाँ पे उना के पेरेंट्स को, उसको इसने जाके ख़त्म करना है, स्ले करना है, उसको मारना है। तो ये इसकी जर्नी है बेसिकली। अब जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रेड क्रॉस नाइट, उसके पास एक शील्ड है, और उस शील्ड के ऊपर, शील्ड कहते हैं ढाल को, वो जो आपने देखा होगा जो जंगें होती थी तो उसमें जो लड़ाका सिपाही होते थे उसके पास एक ढाल होती थी जिससे वो तीरों को रोकता होता था। तो इसके पास जो शील्ड है रेड क्रॉस नाइट के पास, उसके ऊपर रेड क्रॉस बना हुआ है, लाइक प्लस का साइन बना हुआ है, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को और क्रिश्चियन जो एक पूरे का पूरा मिथोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पास जो शील्ड है उसके पास उसके ऊपर रेड क्रॉस बना हुआ है, और ये अपनी लेडी उना के साथ अपनी जगह से निकलता है। अब ये जो रेड क्रॉस नाइट है ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है? हॉलीनेस को। तो ये इसकी जर्नी है, और इसकी इस जर्नी पे इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने हैं, और उनको डिफीट करते हुए इसने फाइनली जो है उना के जो पेरेंट्स हैं उनके कैसल पे पहुंच के फाइनली जो ड्रैगन है उसको मार के उना के पेरेंट्स को बचाना है। तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, और इसकी जर्नी पे सबसे पहले इसका जो आमना सामना होता है वो एक मॉन्स्टर से होता है जिसका नाम है एरर। अब ये एरर दिखता कैसा है? ये हाफ वुमन दिखती है और हाफ सरपेंट, यानी कि आधा इसका जो जिस्म है वो औरत जैसा है और आधा सांप जैसा है। तो ये एक इस तरह का मॉन्स्टर है जो कि इसको रास्ते में रोकता है, और ये जो रेड क्रॉस नाइट है ये फाइनली इसके साथ बैटल करता है और उसको मार देता है। तो ये इसकी पहली बैटल है जो वहाँ पे ये कामयाब हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसका जो जर्नी है उस पे इसका जो आमना सामना होता है वो होता है जादूगर आर्चिमेगो से और जादूगरनी जो है ड्यूसा, इन दोनों से। अब जो जादूगर आर्चिमेगो है ये एक बड़ा ही हिपोक्रेट बंदा है, हिपोक्रेट करैक्टर है, और ये डिस्गाइज करता है खुद को एक ओल्ड मैन, यानी कि एक ओल्ड मैन बन के, एक बड़ा ही शरीफ आदमी बन के इसके सामने आता है रेड क्रॉस नाइट के, और इसको बातों ही बातों में और उलझा के और अपने जादूगर का जो फ़न है, जादूगरी का फ़न है वो यूज़ करके इसको फाइनली कन्विंस कर लेता है कि ये जो उना तुम्हारे साथ उना जो है लेडी तुम्हारी, ये अनफेथफुल है। यानी कि इसके करैक्टर के ऊपर वो उसको कन्विंस कर लेता है रेड क्रॉस नाइट को कि ये जो तुम्हारी लेडी उना है ये अनफेथफुल है, ये तेरे साथ लॉयल नहीं है, और ये एक कैरेक्टरलेस वूमेन है। तो इससे वो जो हमारा रेड क्रॉस नाइट प्रोटैगनिस्ट है वो इसकी बातों में आ जाता है आर्चिमेगो की, और वो अपना जो रास्ता है वो उना से जुदा कर लेता है। और उसके बाद जो ड्यूसा है जादूगरनी, वो खुद को डिस्गाइज करती है, खुद को एक बड़ी खूबसूरत कंवारी लड़की बन के इसके सामने आती है रेड क्रॉस नाइट से, और रेड क्रॉस नाइट की वो जो फीलिंग्स उना के लिए थी वो इसके लिए डेवलप कर लेता है। तो ये जो दोनों आर्चिमेगो जो जादूगर है और ड्यूसा जो है, ये दोनों इसको उना से अलग कर लेते हैं अपनी जादूगरी की वो जो ट्रिक है यूज़ करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी जर्नी पे इसका पाला पड़ता है वो 3 सैरेसन्स हैं। सैरेसन्स वो जो मुस्लिम जिहादी हैं उसके साथ इनका पाला पड़ता है, और वो कौन कौन से हैं? वो सैंस फॉय, सैंस लॉय और सैंस जॉय हैं। ये भी इसके साथ फाइट करते हैं, इसको काफ़ी इसके रास्ते में ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और रेड क्रॉस के साथ ये बैटल करते हैं। ये जो 3 मुस्लिम जिहादी हैं, सैंस फॉय, सैंस लॉय और सैंस जॉय, ये इनको पता है कि उना जो है वो अलग है और ये जो रेड क्रॉस नाइट है ये अलग सफ़र कर रहा है। तो ये तीनों उना को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उना को वहाँ पे बचाता है प्रिंस आर्थर जो है, जो कि बाद में फिर किंग आर्थर बनता है। तो प्रिंस आर्थर जो है वो उना को वहाँ से रेस्क्यू करता है, और रेस्क्यू करने की वजह से उसकी जो प्रिंस आर्थर की जो दोस्ती है वो रेड क्रॉस नाइट से हो जाती है। तो इस तरह ये जो 3 कैरेक्टर्स थे, 3 सरेसन्स थे, इनसे इनकी जान छूटती है, और इस तरह से ये जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है उसकी दोस्ती हो जाती है प्रिंस आर्थर के साथ भी। उसके बाद भी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रेड क्रॉस नाइट, उसकी जर्नी जो है वो जारी रहती है अपनी मंजिल की तरफ। वो जा रहा है कहाँ पे? कैसल ऑफ ईडन पे, ड्रैगन को स्ले करने, ड्रैगन को शिकस्त देने, उसको मारने। अब जो नेक्स्ट उसकी जर्नी पे प्रॉब्लम या एक आप कह सकते हैं हाल्ट क्रिएट होती है, या एक प्रॉब्लम आती है, वो उसका सामना होता है डेस्पेयर से। डेस्पेयर भी एक एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर है, और ये डेस्पेयर वही मायूसी वाला डेस्पेयर ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डेस्पेयर है ये जो रेड क्रॉस नाइट है उसको ऑलमोस्ट कन्विंस कर लेता है कि तुम सुसाइड कर दो। तो जब वो सुसाइड करने पे तुल जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट ही इज़ रेडी टू डू सुसाइड,
तो वहाँ पे उना जो है वो वहाँ पे आ जाती है और उसको सेव कर लेती है, उसको बचा लेती है सुसाइड करने से। तो ये जो इस पूरी की पूरी स्टोरी का जो डार्केस्ट मोमेंट है वो यही है कि डेस्पेयर की वजह से जो रेड क्रॉस नाइट था वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला था, लेकिन उना उसको रेस्क्यू कर लेती है। अब उना और रेड क्रॉस नाइट दोबारा से इकट्ठे हो चुके हुए हैं। तो अब जो रेड क्रॉस नाइट है उसकी जर्नी फाइनल अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचती है और अब उसका सामना फाइनल ड्रैगन से होने वाला है, वही ड्रैगन जो उना के पेरेंट्स को तंग कर रहा था। तो अब वो वहाँ पे एक हॉली हाउस में रुकता है रेड क्रॉस नाइट, और वहाँ पे वो मज़ीद उसकी जो ताकतें हैं, उसकी वो जो मज़ीद जो पावर्स हैं वो बहाल हो जाती हैं, और फाइनली वो जो है ड्रैगन का सामना करता है। जब ड्रैगन का सामना होता है तो 3 दिन इनकी जो बैटल है वो जारी रहती है। थ्री डेज़ बैटल ये है, और एक फायरस किस्म की बैटल है, एक बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की लड़ाई होती है ड्रैगन और रेड क्रॉस नाइट के दरमियान। और आखिरकार 3 दिन की बैटल के बाद जो ड्रैगन है उसको मारने में रेड क्रॉस नाइट कामयाब हो जाता है, और इस तरह से वो जो उना के पेरेंट्स थे किंग एंड क्वीन ऑफ ईडन, उनको ये रेस्क्यू कर लेता है या उनको ये ड्रैगन से बचा लेता है। तो इस तरह ये जो इसकी जर्नी थी, इसका जो मेन जो इसका आप कह सकते हैं जो इसने अपना गोल अचीव करना था वो कर लिया। अब इसको याद आता है कि इसने वापस अपने फेरी क्वीन जो है उसके पास जाना है, क्योंकि एक नाइट है ना ये, तो नाइट जो है वो एक सरदार और सूरमा होता है जिसने हमेशा जंग की सूरत में ही लीड करना होता है। तो अब उसको याद आती है अपनी ड्यूटी कि मैंने अब वापस जाके जो फेरी क्वीन है उसको सर्व करना है और उसकी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना है, इसलिए वो वापसी का सफ़र करता है फेरी क्वीन के पास पहुंचने का। तो यहाँ पे जो बुक 1 है वो एंड हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है हमारे प्रोटैगनिस्ट जो रेड क्रॉस नाइट की, वो पूरी की पूरी स्टोरी हमने डिस्कस कर ली है। तो इसमें जो सारे के सारे करेक्टर्स यूज़ हुए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में यूज़ हुए हैं, और उन करेक्टर्स के मतलब क्या थे वो हमने करेक्टर लिस्ट को जब डिस्कस किया था उसमें बता दिया था आपको कि ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हिपोक्रेसी हो गया, फॉल्स रिलीजन हो गया, ड्यूसा जैसे वो फॉल्स रिलीजन को, आर्शिमेगो जो है वो भी फॉल्स रिलीजन को यानी कि कैथोलिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे जो हैं वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी जर्नी थी नाइट की, रेड क्रॉस नाइट की, जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं इस पूरी की पूरी जो स्टोरी हमारी जो है बुक 1 की, इसके थीम्स की तरफ। अब अगर थीम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मेजर जो थीम है वो है क्रिश्चियन एलेगरी। ये जो फेरी क्वीन की बुक 1 है ये एक क्रिश्चियन एलेगरी है। इसमें जो बैटल दिखाई गई है ट्रूथ और फॉल्सहुड के दरमियान, यहाँ पे ट्रूथ जो रिप्रेजेंट करता है प्रोटेस्टेंटिज्म को और फॉल्सहुड जो है वो कैथोलिसिज्म को। तो ये उसी के बैकड्रॉप में ये पूरी की पूरी एलेगरी लिखी गई है। तो ये क्रिश्चियन एलेगरी है। दूसरा जो मेजर थीम है वो है विर्चू डेवलपमेंट। रेड क्रॉस जो है वो मैच्योर होता है, एक एन इनएक्सपीरियंस प्राउड नाउट से एक हम्बल और हॉली वॉरियर बन जाता है। ये पूरी पूरी उसकी जो जर्नी है, यानी कि शुरू में वो एक इनएक्सपीरियंस्ड नाइट है, एक प्राउड नाइट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि वो एक हम्बल और हॉली वॉरियर बन चुका हुआ है। तो वो कैसे बनता है, उसके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी आप कह सकते हैं जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को डिफीट करते हुए उसमें ये मेच्योरिटी जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिवेल्प होती है। तो ये इसकी एक वर्चुअल जर्नी है, एक वर्चुअल डेवलपमेंट है, जो कि एक मेजर थीम है इस पोम का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है द चर्च। जो उना है वो रिप्रेजेंट करती है ट्रू चर्च को, और जो ड्यूसा है वो रिप्रेजेंट करती है फॉल्स रिलीजन को। इसमें सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो उना है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोटेस्टेंटिज्म को। अगर एलेगोरिकल वर्ड्स की हम बात करें तो उना जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म को रिप्रेजेंट करती है, और जो ड्यूसा है वो फॉल्स रिलीजन यानी कि कैथोलिसिज्म को रिप्रेजेंट करती है। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि उना जो है वो थ्रू आउट जो है वो जो नाइट रेड क्रॉस नाइट के साथ रहती है, लेकिन ड्यूसा रास्ते में फिर एक कंवारी लड़की, एक खूबसूरत कंवारी लड़की बन के जो नाइट है रेड क्रॉस नाइट, उसको अपने चुंगल में फंसा लेती है और उना से दूर कर लेती है। तो ये एक फॉल्स रिलीजन को या एक फॉल्स मिथोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, और ड्यूसा बेसिकली कैथोलिसिज्म को ही रिप्रेजेंट करती है। उसके अलावा हमारा जो मेजर थीम है वो है टेम्पटेशन और रिडेम्पशन का,
कि ये इस रेड क्रॉस जो हमारा नाइट है इसकी एक जर्नी का मेजर थीम है टेम्पटेशन और रिडेम्पशन। शुरू में रास्ते में इसको चैलेंजेस के तौर पे टेम्पटेशन होती है लाइक ड्यूसा की फॉर्म में, और आर्चिमेगो इसको वो जो है वो उसको जादू के ज़ोर पे पागल बना लेता है, और एट द एंड जो ड्यूसा है वो उसको अपने लव में खींचने में कामयाब हो रही होती है। तो ये टेम्पटेशंस हैं, और फाइनली वो उस टेम्पटेशन से रिडेम्पशन की तरफ जाता है कि यानी कि उन सारे जो चुंगल्स हैं या उन वो जो सारी हिपोक्रेटिक चीज़ें हैं उससे निकल आता है। तो ये इसकी एक पूरी जर्नी है टेम्पटेशन टू रिडेम्पशन की।